नमस्कार दोस्तों। तो ये जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज नंबर 9 है और इसमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं। आपको पता ही है कि इससे पहले 300 प्रश्नों को ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है जो कि सामान्य विज्ञान से संबंधित है। उसमें से 150 प्रश्न दृष्टि आईएएस के हैं और 150 प्रश्न ध्येय आईएएस के। इसको मिलाकर के ये 450 प्रश्न हो जाएंगे जो कि जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक विषय में 450 प्रश्नों का तैयारी कर लेना मेरे हिसाब से तैयारी की एक बहुत ही बहुत ही अच्छी संपत्ति है। तो खैर, अब देखिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से बाष्पीकरण की दर के बढ़ने के उत्तरदायी कारण हैं। तो सतह क्षेत्र का बढ़ना, ये भी बाष्पीकरण का दर बढ़ा देता है। तापमान में वृद्धि, ये भी बाष्पीकरण का दर बढ़ा देता है। आर्द्रता में वृद्धि, नहीं, आर्द्रता में जब वृद्धि होगी तो बाष्पीकरण का दर कम जाएगा ना कि बढ़ेगा, इसलिए तीसरा नंबर नहीं होगा। वायु की गति में वृद्धि, तो वायु की गति में वृद्धि अगर होगा तब पर भी बाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब धूप नहीं भी होता है और हम अपने गीले कपड़े को अगर रखते हैं, पसारते हैं, तो एक तरीके से वो सूख जाता है। तो 1, 2 और 4 ये जो नंबर है ये विकल्प सी में है, तो इस सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। दो शब्द है, एक बाष्पोत्सर्जन और बाष्पीकरण। तो इसको देख लेते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए, बाष्पोत्सर्जन पत्तियों की सतह से होता है जबकि बाष्पीकरण किसी भी सतह से हो जाता है। बाष्पोत्सर्जन के लिए दिन में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होता है सामान्य रूप से, जबकि बाष्पीकरण किसी भी समय कहीं पर भी होता रहता है। उम्मीद है स्पष्ट हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकती है। ये बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम और बैक्टीरिया एक कोशिका होती है लेकिन अपने आप में एक संपूर्ण जीव होती है। तो पहला कथन ये सही है। दूसरा, सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो ये भी बात सही है क्योंकि कोशिका में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के गुण होते हैं, जैसा कि सबसे पहले इसे रडोल्फ विर्ची ने 1885 में बताया था कि कोशिका में कोशिका को विभाजित करने की गुण होती है, इसीलिए वो अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होते हैं। तो 1 और 2 विकल्प सी में है, वही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। यह भी कथन सही है। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपना ही राइबोसोम होता है। तो तीनों कथन सही है और ये विकल्प डी में है, 1, 2, 3। तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ जुड़े हुए पॉइंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, तो बेंडा ने किया है नामकरण, ठीक है। लेकिन खोज इसकी किसने की, तो खोज की थी अल्टमैन ने। खोज हुआ 1890 में और इसका नामकरण इसके 7 या 8 साल बाद बेंडा ने 1897 में कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना का कारण है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये मृग मरीचिका या मरीचिका का कारण होता है रेगिस्तानों में। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, इसके अलावा और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं पीसीएस के, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण के रूप में। तो जैसे कि हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कांच में आई दरार का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर के कार्य, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए पता है 2 शर्त का होना आवश्यक होता है। पहला ये कि प्रकाश का जो गमन है यानी ट्रांसपोर्टेशन है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए और उसका जो आपतन कोण है प्रकाश का वो बड़ा होना चाहिए उसके क्रांतिक कोण से। तो इसलिए ये 2 शर्त होना जरूरी है। आप सिर्फ सुनते रहिए, जब जब भी इससे संबंधित ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएगा मैं बार बार बोलूँगा तो आपको हो जाएगा। देखिए, आप रिवीजन तो कर ही रहे होंगे तो आप कम से कम 4-5 बार अच्छे से सुन लीजिए, वीडियो बढ़ा के सुन लीजिए। तो अब देखिए नेक्स्ट, एक बात मैं बताता हूँ, अगर चीज़ें समझ में ना आए ना तो स्लो कर लीजिए। मतलब इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो देख रहे हो या किताब पढ़ रहे हो, कुछ भी, अगर जब समझ में ना आए, चीज़ें दिमाग में ना हट रहा हो तो समझ लीजिए कि स्पीड स्लो करने की आवश्यकता है। अब देखिए, क्योंकि ख़त्म करने से नहीं होगा, जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, दांत के डॉक्टर निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, विकल्प बी इसका आंसर है। अच्छा, क्यों करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, पता है क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में एक गुण होता है, वो चीज़ों को बड़े एरिया में करके दिखाता है।
मतलब ऐसे सामान्य रूप से बोल रहा हूँ समझाने के लिए कि अगर 1 मीटर है तो उसको 2 मीटर में बढ़ा करके दिखाएगा। ये कोई मेजरमेंट एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ। तो इसीलिए दांत का डॉक्टर जो है वो और बड़ा करके देखता है कि क्या है, जर्म्स है नहीं है, तो इसलिए अवतल दर्पण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आँख का डॉक्टर होगा, नाक का डॉक्टर होगा, कान का डॉक्टर होगा, या फिर जब हम दाढ़ी बनाते हैं, जो पुरुष लोग दाढ़ी बनाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो हेडलाइट होता है गाड़ियों के या फिर सोलर कुकर होते हैं, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, जो ड्राइवर होता है ना बस में, तो वो पीछे वाले आदमी को अगर देखना चाहे तो वो कौन सा दर्पण यूज करेगा? वो उत्तल दर्पण यूज करेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको छोटे एरिया में करके दिखाना है, इसलिए उत्तर दर्पण को यूज करेगा वो। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। हाँ, पकता है कम समय में। क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, और जब पानी का तापमान बढ़ जाएगा तो खाना तो जल्दी पक ही जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। हाँ, यह सही है कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, तो इसलिए विकल्प एक सही है, मतलब क्वेश्चन कथन एक सही है। दूसरा, यह सेल्यूलोज का बना होता है, यह भी सही है। यह कोशिका को निश्चित आकृति और आकार में बनाए रखने में सहायता करता है। हाँ, कोशिका भित्ति का यही काम है कि वो निश्चित आकार और आकृति देता है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, और यह विकल्प डी में आपको मिलेगा, इसलिए विकल्प डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, ये सही है कथन। दूसरा कथन, कवक पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए ईस्ट या मशरूम जो होता है वो अपने ये दोनों कवक के उदाहरण हैं, और अपने पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर होते हैं, तो दूसरा कथन भी सही हो गया। तीसरा, मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु, नीलहरित शैवाल आदि आते हैं। हाँ, सही है। मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु और नीलहरित शैवाल दोनों आते हैं। नीलहरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो ऑप्शन में अगर इस तरह से दे दे साइनोबैक्टीरिया, तब पर भी हमें सही मानना है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही हुआ, ये आपको विकल्प डी में मिलेगा, इसलिए विकल्प डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। जैसे कि मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, तो पहला कथन सही हो गया। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। हाँ, ये भी सही है। इसी कथन के आधार पर तो ये HGP यानी ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है, इसी कथनों के आधार पर चल रहा है। तो दोनों कथन सही हो गया, इसलिए विकल्प सी को हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पुरुष एवं महिला का गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, एकदम गलत है। पुरुष का गुणसूत्र निर्धारित करता है, लिंग का निर्धारण करता है संतान के, ना कि पुरुष और महिला का। हाँ, सहयोग दोनों का होता है जायगोट बनने में, इसलिए पहला कथन गलत हो गया, जबकि पूछ रहा है सही के बारे में। दूसरा कथन क्या है, 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री एवं पुरुष में समान नहीं होते। हाँ, ये सही है, क्योंकि पुरुषों में XY होता है और स्त्री में XX होता है, और यहीं से तो लिंग निर्धारण होता है संतानों का, बाई वाले से। तो विकल्प बी जो है इसका सही है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट के पालन का अध्ययन करते हैं, ये सही है। पीसी कल्चर के अंतर्गत हम मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, ये भी सही है। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम पुष्पों का अध्ययन नहीं करते हैं, हम फलों का अध्ययन करते हैं, तो ये तीसरा नंबर गलत हो गया। तो पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। चौथा नंबर, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन से संबंधित है। हाँ, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 सही हो गया, इसलिए विकल्प सी में 1, 2, 4 है, विकल्प सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, जीव द्रव्य मुख्य रूप से 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित तत्वों को जीव द्रव्य निर्माण में उनकी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में करना है, मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का योगदान होता है, उसके बाद कार्बन का योगदान होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का योगदान होता है, और लास्ट में नाइट्रोजन का योगदान होता है। तो 2, 1, 4, 3 विकल्प ए में है, तो इसका आंसर तो हो गया। थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए, जीव द्रव्य में 76% ऑक्सीजन होता है, 10.5% कार्बन होता है, और 10% हाइड्रोजन होता है। अब अगर जिसको पता भी होगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है हाइड्रोजन और कार्बन में, क्योंकि दोनों में अंतर बहुत ही कम है। हाइड्रोजन का योगदान 10% और कार्बन का योगदान 10.5%, मतलब 0.5 का अंतर है दोनों में। और नाइट्रोजन का 2.5% है,
तो इसलिए सबसे लास्ट मतलब सबसे कम योगदान नाइट्रोजन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान बढ़ जाता है। ये बिल्कुल गलत कथन हुआ, क्योंकि नदी के जल का पीएच मान घट जाता है, इसलिए कथन गलत है। दूसरा, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। हाँ, ये सही है कि हर पौधे के लिए अलग अलग पीएच परास चाहिए होता है ना। तो पहला कथन गलत है और पूछ भी रहा है कौन सही नहीं है, तो इसलिए केवल एक सही नहीं है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं पता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से नहीं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, तो आप क्या लगाएंगे? तो 5.6 से अगर कम रहेगा पीएच मान तो वो अम्लीय वर्षा का गुण है, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैमजेट इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह हाइड्रोजन ईंधन का दहन करने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। एकदम सही है। दूसरा, स्क्रैमजेट इंजन केवल पराध्वनिक गति पर ही दक्षतापूर्वक कार्य करते हैं। तो हाँ, ये सही है कि पराध्वनिक गति पर ही स्क्रैमजेट इंजन कार्य करता है। दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं होती है? पहला कथन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, तो ये भी होता है, मतलब ये होता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, तो प्रकाश संश्लेषण में यही तो होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तीसरा, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये भी सही है। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, तो ये चारों कथन सही था, इसलिए विकल्प डी 1 2 3 4 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, कभी कभी ये आता है कि आवश्यक तत्व कौन से होते हैं प्रकाश संश्लेषण करने के लिए? तो कार्बन CO2 होता है, H2O यानी जल होता है, पर्णहरित होता है और लाइट होता है। ये चारों चीज़ आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से बोल देता हूँ, लाइट, पर्णहरित, H2O, CO2, समझ में आ ही रहा होगा क्या क्या है। नेक्स्ट, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम ज से जल, जा से जाइलम, तो जल वहन के लिए उत्तरदायी होता है, विकल्प ए इसका सही है। देखिए, ये सब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर्स के जीव विज्ञान के या फिर जितने भी विज्ञान के सेक्शन हैं सबका अपलोड मैंने वीडियो कर दिया है 2012 से 20 तक। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, आपको लाभ करेगा। ये बात तो पता ही होगा कि प्रीवियस ईयर सारे सेक्शंस का अगर आप कर लेते हैं तो 25 से 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सॉल्व हो ही जाएंगे यूपीपीसीएस में। देखिए 17, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है उपलब्ध विकल्पों में से ये पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन, तो इसलिए डी से आंसर हो गया। साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है? तो कोशिका विभाजन तीव्र करता है, ये तीव्र गति से कोशिका विभाजन करता है, और फल और बीज, मतलब फल और बीज में सांद्रता अधिक करता है। एक मेन है ये, कोशिका विभाजन तीव्र करता है साइटोकाइनिन, तो एक याद रखिए, बाकी धीरे धीरे याद रहेगा आगे जैसे जैसे आए वैसे। नेक्स्ट, QR कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड, तो कभी कभी ये भी पूछ देगा कि QR का फुल फॉर्म क्या है, इसी में आदमी परेशान। तो क्विक रिस्पॉन्स कोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह 360 यानी 360 डिग्री तीव्र गति से पढ़े जाने में सक्षम है, एकदम सही है। दूसरा, QR कोड में 7089 डिजिट संग्रहित किए जा सकते हैं, जबकि पारंपरिक बार कोड में अधिकतम 20 डिजिट ही संग्रहित किए जा सकते हैं। तो ये भी एक फैक्ट के रूप में सही कथन है। पारंपरिक वाले में 20 डिजिट और अभी जो QR कोड आया है उसमें 7089 डिजिट, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान IDSA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, IDSA की स्थापना 1965 में रक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त थिंक टैंक के रूप में की गई थी, तो ये बिल्कुल कथन सही है फैक्ट के रूप में। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष होते हैं, जी नहीं, IDSA के अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं, न कि प्रधानमंत्री, तो इसलिए सही कथन ए है, केवल एक, तो ए नंबर ऑप्शन। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है ये, और स्थापना नवंबर 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो माइक्रो उपकरण है एक साइड दिया और दूसरा साइड ऊर्जा का रूपांतरण। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, तो पहला तो सही है। दूसरा,
विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, डायनोमो के बारे में लिखा हुआ है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना, जी नहीं, उल्टा लिखा हुआ है। डायनोमो दरअसल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 1 और 2 सही था, तीसरा गलत था, इसलिए विकल्प बी इसका आंसर है। फिर से बोल देता हूँ, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 21, लाल रक्त कण यानी आरबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें केंद्रक नहीं होता है, एकदम सही, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। दूसरा, आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, जी नहीं, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हाँ एकदम सही है, हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए तो इसका रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, तो तीसरा भी सही है। चौथा, इसका मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो ये भी सही है। और इस CO2 को वापस भी लेकर के आता है, वैसे आरबीसी ऑक्सीजन तो पहुंचाता ही है और CO2 को भी वापस लेके आता है, तो 1, 3, 4 सही था, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील हैं? तो देखिए, कार्बनिक, एक चीज़ खाली याद रखिएगा तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, बी और सी जल में घुलनशील होता है, तो बी और सी को जब जल में घुलनशील होता है तो एलिमिनेट कर दीजिए, देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा सारा। बी और सी को छोड़ करके जितने भी हैं 1, 4, 5, 6, तो 6 में क्या है, के, ई, डी यानी 4, 5 में, और फिर इधर ये बी वाला और सी वाला को छोड़ देना है, तो इसलिए आंसर आ गया 1, 4, 5, 6, विकल्प सी। क्या मैंने बोला? बी और सी जल में घुलनशील होता है, बस एक चीज़ याद रखिए, बाकी सब अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही नहीं है उसको पकड़ना है। विटामिन ए के कारण अस्कर्वी नहीं रतौंधी होता है, तो ये गलत सुमेलित है। विटामिन सी के कारण रतौंधी नहीं अस्कर्वी होता है, तो ये भी गलत सुमेलित है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी में है, बी इसका आंसर हो जाएगा। जबकि विटामिन के सामने सही लिखा हुआ है कि रक्त का थक्का न बनना ये विटामिन के की कमी के कारण होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का का न जमना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन है, बताइए तो, विटामिन के वसा में घुलनशील है कि जल में घुलनशील है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, एक ही ट्रिक है, उसी पर बना लेना है इसको, अभी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये प्रकाश के वेग से गमन करती है, एकदम सही। दूसरा, ये फोटोन की बनी होती है, हाँ विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो फोटोन से बनी होती है। तीसरा, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, बिल्कुल गलत है, तो इसलिए 1 और 2 ही सही इसका आंसर है, विकल्प बी नंबर। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिभाषा क्या हो सकता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं, निर्वात में गमन करता है उसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। मतलब वैसे तरंग जो निर्वात में गमन करते हैं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, एकदम सही है। जैसे ही तापमान बढ़ा देंगे ध्वनि ज़्यादा गति से मतलब गमन करेगी। दूसरा, नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल कम होती है, नहीं, नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है क्योंकि वहाँ आर्द्रता ज़्यादा होता है, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। तीसरा, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हाँ ये भी सही है, दाब से कोई मतलब नहीं है ध्वनि की चाल का, तो इसलिए 1 और 3 सही हो गया, विकल्प बी इसका आंसर है। मतलब इसका ये भी हम अर्थ निकाल सकते हैं कि दाब बढ़ने या घटने पर ध्वनि की चाल अनचेंज रहती है, दाब बढ़ जाए या घट जाए ध्वनि की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो एकदम गलत कथन है ये, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है वो पादप कोशिका में अनुपस्थित नहीं उपस्थित होती है, ठीक है। पादप एवं जंतु दोनों में होती है पादप कोशिका, जबकि कोशिका भित्ति अगर पूछता तब भले हम कह सकते थे कि सिर्फ पादप में होता है, तो ये कथन गलत हो गया। दूसरा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो ये सही है, क्योंकि कोशिका भित्ति कहाँ होती है? पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में थोड़ी होती है, केवल पादप कोशिका में होती है, तो इसलिए बी नंबर जो ऑप्शन है केवल 2 यही सिर्फ सही है। नेक्स्ट, लैंप की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो केशिकत्व, कैपिलरी प्रोसेस, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। केश नली यानी जिसको खोखली नली बोलते हैं, केश नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने एवं नीचे
दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। अच्छा, मतलब केशिकत्व किसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर मैंने नोट करके रखा है कि केश नली मतलब खोखली नली में द्रव के ऊपर चढ़ने एवं नीचे दबने की घटना को ही केशिकत्व कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग अभी भी आया था। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पूर्व ज्ञान हमारा क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये निर्वात में गमन कर लेते हैं और प्रकाश के वेग के समान होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, और ये फोटोन की बनी होती है। तो 3 ये पूर्व ज्ञान है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है इसमें से जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो गामा किरणें हैं, परावैगनिक किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, जब और उसके बाद दृश्य विकिरण है। कैथोड किरणें, अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं गामा किरणें, परावैगनिक किरणें और दृश्य विकिरण, ठीक है। और इन तीनों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है गमन करने के लिए, निर्वात में ही गमन कर लेते हैं और प्रकाश की वेग के समान गमन करते हैं, फोटोन के बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, द्रव्य का आयतन निश्चित होता है। हाँ, बिल्कुल सही है, द्रव्य का आयतन निश्चित होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है, यह भी सही है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, ये भी सही है। तीनों सही है और इसलिए विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, गैसीय कण तो है, इसका विसरण सबसे ज़्यादा होता है, ये भी बात याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकट किया जाता है, एकदम सही है। दूसरा, न्यूट्रॉन अनावेशित तथा द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन तो सही हो गया, तो दोनों तो विकल्प सी में ही होता है ना, कहाँ है? हाँ, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए आप कमेंट बॉक्स में, कुछ आप भी तो मेहनत कीजिए। तो वैसे आपने देखा होगा स्लाइड को तो आपको हिंट मिल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में मिठास लैक्टोज के कारण आ जाती है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रीवियस इसमें मुझे याद आ रहा है, ये दूध का धवल रंग यानी उजला रंग किस चीज़ के कारण होता है? पीला रंग तो कैरोटीन के कारण होता है, लेकिन धवल रंग यानी उजला रंग किस चीज़ के कारण होता है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये प्रीवियस ईयर्स वाले में है, अगर आपने वीडियो देखा होगा जरूर बता देंगे। नेक्स्ट, कथन के रूप में है, जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। द्रुत का मतलब क्या होता है? मच फास्टर, मतलब स्पीड होता है, तो ये बिल्कुल सही है। द्रुत का मतलब मच फास्टर, ज़्यादा तीव्र होती है। कारण, जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होते हैं। हाँ, इसीलिए तो जल्दी सांस लेता है ना, ताकि ऑक्सीजन और आए ऐसा बोल के। दोनों कथन सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो खाद्य घटक और ऊर्जा का रूपांतरण, एक साइड खाद्य घटक है और दूसरा साइड ऊर्जा का रूपांतरण है। तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है, एकदम सही है। प्रोटीन ग्लिसरॉल में नहीं, अमीनो अम्ल में बदलता है, तो ये गलत हो गया। वसा अमीनो अम्ल में नहीं, ग्लिसरॉल में बदलता है, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल एक सही है, विकल्प ए। फिर से सही बोल देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण शर्करा में होता है, प्रोटीन का रूपांतरण अमीनो अम्ल में होता है, वसा का रूपांतरण ग्लिसरॉल में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय मृदा पौधों की वृद्धि के लिए हानिकारक है, तो एकदम सही है। दूसरा, अधिक क्षारीय मृदा में कैल्शियम ऑक्साइड अथवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, ये गलत है। कैसे? जैव पदार्थ, इसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है ताकि अम्ल निर्मुक्त हो जाए, मतलब अम्ल समाप्त हो जाए, तो ये इसी के कारण ये गलत हो गया। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, एक पॉइंट और क्या लिखा हुआ है देखते हैं। मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो बिना बुझा हुआ चूना मिलाते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? तो ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। तो अच्छा, एक चीज़ और है, लोहे की जंग जो होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उष्मा निम्न ताप से उच्च ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। तो ये कथन गड़बड़ नहीं लग रहा है आपको? गड़बड़ है ही है। क्यों गड़बड़ है बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जो सही है,
द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। तो द्रव और गैस में ऊष्मा जो है वो संवहन द्वारा स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, एकदम सही है। तीसरा, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अभी तो पढ़ा था हमने ऊपर में, दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। अब ऊपर में क्या लिखा होता है, ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप को के पिंड की ओर स्थानांतरित करती है। जी नहीं, उच्च तापमान से निम्न ताप की ओर गति करता है ऊष्मा, तो इसलिए गलत हो गया पहला वाला कथन। नेक्स्ट, मतलब उल्टा कथन दिया हुआ था वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ये से युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अम्ल है और स्रोत है। तो देखिए जो सही सुमेलित है पहले उसे पढ़ लेते हैं। लैक्टिक अम्ल दही एकदम सही है। अस्कॉर्बिक अम्ल आंवला से सुमेलित है, एकदम सही है। यानी आंवला से एस्कॉर्बिक अम्ल को आंवला से प्राप्त किया जाता है, लैक्टिक अम्ल को दही से प्राप्त किया जाता है। जो गलत है, मतलब इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सुमेलित सही नहीं है। तो एसिटिक अम्ल के सामने लिखा हुआ चींटी का डंक, एकदम गलत है। एसिटिक अम्ल का स्रोत सिरका है और फॉर्मिक अम्ल का स्रोत चींटी का डंक है, तो इसलिए 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार बोल देता हूँ सही सिर्फ। एसिटिक अम्ल का स्रोत सिरका है, फॉर्मिक अम्ल का स्रोत चींटी का डंक है, लैक्टिक अम्ल का स्रोत दही है, एस्कॉर्बिक अम्ल का स्रोत आंवला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हैं। तो प्रकाश संश्लेषण ये रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जबकि दूसरा और पांचवा यानी बर्फ का पिघलना और जल में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। देखिए जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम फिर से पहले के रूप में लेके आ जाएं तो हम कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि जल में अगर चीनी को घोल देंगे तो फिर चीनी प्राप्त कर सकते हैं उसको सुखा के, ऐसा बात नहीं है। बर्फ़ का अगर पिघला देंगे तो फिर से बर्फ़ बनाया जा सकता है, इसलिए तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन क्या प्रकाश संश्लेषण में ये संभव है कि पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाए? नहीं हो सकता है। लोहे में जंग लग गया तब पर भी संभव नहीं कि फिर से लोहा बन जाएगा। तो यही बात है। भोजन पचा लिए खा पी के, फिर बोलेंगे कि किसी ने बोला कि छोले भटूरे खाओ और फिर छोले भटूरे बना दो खाने के बाद, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो विकल्प 20 का आंसर है 39। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन करता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का? वहाँ गर्मी भी अधिक होती है और आर्द्रता भी अधिक होती है, तो इसलिए विकल्प ए है जो सही हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ गर्मी भी अत्यधिक होती है और आर्द्रता भी अत्यधिक होती है। तो विकल्प ए इसका आंसर तो है ही। 40। पीतल मिश्र धातु है, तो बताइए किसको किसको मिला के पीतल बना देते हैं? तांबा और जस्ता दोनों को मिला देंगे तो पीतल बन जाएगा। विकल्प सी आंसर है। 41। अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन हो जाती है, यह किस प्रकार पदार्थ के संचयन के कारण होता है? तो देखिए लैक्टिक अम्ल जम जाता है। आप अगर जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते समय क्या होता है, एक ही पोज में बैठे रहते हैं तो फिर बाद में दर्द होता है और फिर दोनों हाथ को ऊपर उठा करके मुंह से आह निकालते हैं, तो वो एक तरह से दर्द हो जाता है। तो कहने का भाव ये हुआ कि लैक्टिक अम्ल जम जाता है। तो जो भी मतलब अत्यधिक व्यायाम भी करेंगे और ऐसे भी रखेंगे तब पर भी वही होता है। तो लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण क्या हो जाता है, एक तरीके से पेशियों में ऐंठन आ जाती है। नेक्स्ट, अच्छा क्या लिखा हुआ है बगल में? क्योंकि पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करने लगती है और ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक एसिड और CO2 बनते हैं। अच्छा, तो ये कारण है इसका, क्योंकि जो अत्यधिक व्यायाम जब हम करते हैं ना, पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करने लगती है और मतलब श्वसन का तरीका बदल जाता है और ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड और CO2 बनने लगता है। तो विकल्प 20 का आंसर तो है ही, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में विचार करना है। तो पहला कथन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो हाँ, WBC का काम ही वही है, उन रोगाणुओं को नष्ट करना जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो फिर एक चीज़ बताइए, ये कोरोना को काहे नहीं नष्ट की? पता नहीं, अभी इसका जवाब आप ही दीजिए, मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ अभी। पट्टिकानु यानी प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। अच्छा, रक्त का थक्का से एक याद आया, कौन सा विटामिन संबंधित है? विटामिन के इससे संबंधित है। फैक्ट तो आपको याद आ ही गया होगा। तो इसका आंसर क्या है? पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था कौन सही नहीं है, तो दोनों तो सही है, तो कोई भी सही नहीं है, यानी कि न तो एक ना ही दो, विकल्प डी। नेक्स्ट है, पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन होता है। तो भोजन का परिवहन
देखिए इसमें भी वही बात है, जैसे मैंने उसमें कहा ना कि बी और सी को याद रखिए, जल में घुलनशील होता है विटामिन बी और सी, जल में घुलनशील, बाकी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। उसी तरीके से दो चीज़ होता है पादप में, जल और फ्लोएम। जल का काम होता है जाइलम का काम होता है जल का संवहन करना, और फ्लोएम का काम होता है भोजन का संवहन करना। दोनों अगर ना याद रहे तो सिर्फ ज से जल, ज से जाइलम, जाइलम खाली याद रखिए कि इसे जल से होता है, बाकी फ्लोएम अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो फ्लोएम एक तरह से संवहन उत्तक होता है और इसी के द्वारा पादप में भोजनों का परिवहन होता है। तो विकल्प 20 का आंसर है। नेक्स्ट, दंत क्षरण के संबंध में कथन जो सत्य है उसके बारे में देखना है। तो इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण दंत क्षरण होता है, एकदम सही है। फिर से बोल देता हूँ, इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण दंत क्षरण होता है। दूसरा, जीवाणुओं द्वारा शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाने से दंत क्षरण होने लगता है। तो दोनों कथन सही है, विकल्प सी। इसीलिए तो लोग रात में भी ब्रश करते हैं कुछ लोग। नेक्स्ट, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है पत्तियां। तो विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, पादप की खाद्य फैक्ट्री भी पत्तियों को ही कहते हैं। पादपों खाद्य पदार्थ का संश्लेषण भी पत्तियों के द्वारा ही करते हैं और सूक्ष्म रंध्र पत्तियों में ही होता है, जहाँ से O2 में CO2 प्रवेश करती है। तो ये इसके एक्स्ट्रा पॉइंट थे। नेक्स्ट, अमरबेल उदाहरण है, तो परजीवी का उदाहरण है, क्योंकि अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो और अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, परजीवी मतलब दूसरे पर अपना जीवन निर्भर करना। भारत में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित मिसाइलें हैं। तो कौन कौन से विकसित मिसाइलें हैं? तो इसमें जो है ना, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी, ये चारों हैं, मतलब चारों हैं, अस्त्र नहीं है। तो विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्रम लगाने के लिए करें तो इसके लिए एक ट्रिक है, पटना, PATNA। कैसे? P से पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग और A से अग्नि। तो ऐसे करके, अग्नि शायद लास्ट में है, तो इस तरह से आप ट्रिक करके याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो एक साइड शरीर है, दूसरी साइड उसके कार्य हैं। तो देखिए, अमाशय का काम अम्ल का निर्मोचन करना होता है, यकृत का काम पित्त रस का स्राव है। ठीक है। अच्छा, जब यकृत में बोल रहा हूँ ना, तो मुझे एक फैक्ट याद आ रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अमाशय होती है, जबकि अमाशय का काम अम्ल का निर्मोचन करना होता है और यकृत का काम पित्तरस का स्राव करना होता है। ठीक है। छोटी आंत का काम क्या होता है? पाचन का पूरा होना। तो छोटी आंत में ही पाचन का पूरा, मतलब पाचन पूरा होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कौन सही सुमेलित है? तो सिर्फ तीसरा नंबर सही सुमेलित था। देखिए, इसके सामने लिखा छोटी आंत पाचन को पूरा करता है, तो 3 नंबर जिसमें है, यानी केवल 3 ए नंबर में, यही सही है। 49, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो क्षारक का नाम है, फिर स्रोत है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच को कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन को कहते हैं। तो ये तीनों सही सुमेलित था, इसलिए विकल्प डी 1, 2, 3। नेक्स्ट नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ना वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने संबंधियों में। मतलब इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। 1000 सब्सक्राइबर पुराने होते हैं, वरना सब अभी कोशिश है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, आप अपना समय निकाल करके सिर्फ जैसे जो संभव हो तो आप थोड़ा कर दीजिए। मैं तो आपका वक्त भी नहीं लेता, मेरे वीडियो पर तो अभी ऐड भी नहीं आता होगा, बीच में मैं बोलता भी नहीं हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हाँ, लेकिन शेयर करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत धीमी गति से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसीलिए ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए इधर हमारे 50 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो ये कथन सही है। हमारे जो मतलब हमारे शरीर की जो जितनी भी कोशिका होती है उसमें एक अम्ल डीऑक्सीराइबो DNA होता है। ठीक है। इसी का तो काम होता है कि व्यक्तिगत गुण का जो मतलब व्यक्तिगत गुण जो होते हैं, जैसे रंग हमारा कैसा है, रूप हमारा कैसा है, ये सब सारी चीज़ें, हाइट हमारी कैसी है, तो ये सब DNA में ही वो दर्ज होता है वो गुण, और उसी के अनुसार हमारा विकास होता है। नेक्स्ट, मतलब दूसरा कथन, सभी प्रोटीन जो हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं अमीनो अम्लों के बने होते हैं। तो ये बात भी सही है, तो दोनों कथन सही हो गया, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर है। वीडियो कैसा लगा, मतलब अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस कारण ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी मदद और कर सकूँ। थैंक यू।